आपके साथ गुंजन दीक्षित। पहाड़ में आग में दरार पड़ी, क्यों पड़ी, पूरी खबर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बड़कोट से आपको बता दें। महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई है। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर मौत हुई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर महिला यात्री की जान चली गई। महिला यात्री के सर पर पत्थर लगा। आनंद फानन में जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसके बाद महिला यात्री को मृत घोषित कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई है। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आकर मौत हुई है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर महिला यात्री की जान गई। महिला यात्री के सर पर पत्थर लगा, जिसकी वजह से महिला घायल हो गई। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आगे बढ़ते और अब बात सबसे बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे। उनकी अगुवाई में ही आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 22 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। कोठियाल गंगोत्री सीट से चुनाव भी लड़े थे, मगर वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। उधर कपकोट सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़े भूपेश उपाध्याय ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल ने जहां इस्तीफा दिया, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि भूपेश उपाध्याय, जिन्होंने कपकोट सीट से आपके टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। अब सवाल इसके बाद कई खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में बड़ा झटका लगा है। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। एक ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट करके ही खुद इसकी जानकारी दी है। अजीत सिंह राठी, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, बड़ा झटका तो है ही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि सरकार बने लंबा वक्त हो चुका है, 50 दिन से ऊपर का समय, अचानक से ये फैसला लिया गया। ये फैसला वाकई अचानक है या फिर पहले से ही कुछ उधेड़-बुन चल रही थी पार्टी में? गुंजन, देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो काफ़ी दिनों से तैयार हो रही थी और कर्नल अजय कोठियाल अपने किसी नए ठोर की तलाश में थे और वो ये लगातार इस बात पर विचार कर रहे थे अपने साथियों से, अपने समर्थकों से, जो उनके फैंस हैं उनसे बात कर रहे थे लगातार कि आम आदमी पार्टी में रहना अब कोई फ़ायदे का सौदा होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि रिजल्ट जिस तरह से चुनाव 2022 विधानसभा के आए थे, वो वाकई वो दोनों को ही निराश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के संगठन को भी निराश कर रहे थे और कर्नल कोठियाल को भी। अगर इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं गुंजन कि दोनों को एक दूसरे से बहुत उम्मीदें थी। आम आदमी पार्टी को कर्नल से, कर्नल को आम आदमी पार्टी से। दोनों की ही उम्मीदें नाउम्मीदी में बदल गई ना। उसके एक दूसरे की उम्मीद पूरी करने में जब असफल दोनों रहे, तो फिर कर्नल कोठियाल ने ये रास्ता अख्तियार किया कि पार्टी को छोड़ देना ही ठीक होगा। उधर संगठन में, आम आदमी पार्टी के संगठन में भी इस बात को लेकर के बहुत तीखी प्रक्रिया तो नहीं हुई, लेकिन ये जो भी दबी और लुकी छिपी प्रतिक्रिया हो रही है, तो उनको भी कर्नल के जाने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ही मलाल होने वाला है। तो कर्नल कोठियाल चूंकि पिछले काफ़ी दिनों से इस प्लानिंग में थे, कार्य योजना तैयार हो रही थी, वो एक उनका नया ठोर क्या होगा उन्होंने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। अभी केवल उन्होंने अपने ट्वीट से ही जानकारी दी है। लेकिन सच ये बात है गुंजन कि 2022 में वो मुख्यमंत्री का, आम आदमी पार्टी का फेस थे, मुख्यमंत्री फेस थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। आम आदमी पार्टी पहली बार यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और वो खुद गंगोत्री सीट से तीसरे नंबर पर रहे। तो ये भी एक बात साबित करती है कि चूंकि जो चीफ मिनिस्टर का फेस है, अगर वही तीसरे नंबर पर है, तो संगठन को आगे कैसे ले जाए। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी और उनके बीच में जो पिछले दिनों से रिफ्ट पैदा हो रहे थे, तो उसकी परिणति आज ये हुई कि कर्नल अजय कोठियाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका है। कर्नल अजय कोठियाल ने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, चंपावत उपचुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। मदन कौशिक ने कहा कि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और चंपावत में भाजपा की ही जीत होगी। तो आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री खुद चंपावत की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे शक्ति केंद्र हैं, उन शक्ति केंद्रों का इंचार्ज और उन शक्ति केंद्रों के नीचे बूथ की हमारी पूरी टीम और बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, यानी कुल मिलाकर संगठनात्मक ढांचा एक मजबूती के साथ खड़ा किया है। माहौल बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री के प्रति सब लोगों का एक है कि अब चंपावत का विकास, शायद उन लोगों की जो भावना है वो मन में है कि चंपावत का विकास होगा। एक विश्वास है, संकल्प
है इस रूप में, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी विजय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस भी उतर चुकी है, मगर अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चंपावत से दूरी बना ली है। करण माहरा को छोड़ दें तो कांग्रेस के बाकी दिग्गज अभी नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है, मगर जानकार मानते हैं कि जब से संगठन में बदलाव हुआ है तब से कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें, चंपावत की सीट से निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी खास कोई कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से इसमें दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। चुनाव के इस मैदान में कांग्रेस को दिखाई देना चाहिए था, जो उतनी मजबूती से नहीं दिखाई दे रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो कांग्रेस के भीतर जो उभरती गुटबाजी रही है और जिस तरीके से करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो चीज़ें चरम पर आ गई थीं, और यही नतीजा उसका जो निकल के आ रहा है कि अब जो उपचुनाव है चंपावत में, उसमें करण माहरा अकेले एक तरीके से कांग्रेस को लेकर के चले हैं। चंपावत उपचुनाव में कहीं कोई कांग्रेस का कोई नेता कोताही नहीं बरत रहा है। सबके अपने अपने कार्यक्रम थे। माननीय अध्यक्ष जी आज से चंपावत में हैं, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। प्रदेश प्रभारी 1-2 दिन में आने वाले हैं। 20 तारीख से हरीश रावत जी का कन्फर्म प्रोग्राम है, वो वहाँ पर आएंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष 22 तारीख से वहाँ पर रहेंगे। और अब बात करेंगे पुष्कर सिंह धामी के फुल एक्शन मोड से हुए हड़कंप की। सीएम की चेतावनी के बावजूद सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी की मनमानी लगातार जारी थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सीएम धामी ने देहरादून के आरटीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया, तो मौके पर ज्यादातर कर्मचारी नदारद मिले, जिसके बाद सीएम ने आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया है। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम पुष्कर सिंह धामी औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम का पारा तब और गर्म हो गया जब आरटीओ दिनेश पठोई खुद भी कार्यालय में मौजूद नहीं थे। सीएम ने मुख्य सचिव से फौरन फोन पर बात की और आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। मैं कहा था कि हम जो है वहाँ गए थे 10:30 बजे, तो एक तो इसमें खड़ा एक्शन जो है इस पर एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दीजिए और जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोकी, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह, बाकी यहाँ की। इसके साथ ही सीएम ने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। 14 से 15 कर्मचारी ऐसे थे जो वक्त पर कार्यालय नहीं आए थे। जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोकी, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह, बाकी यहाँ की। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये कुर्सी खाली नजर आ रही है, इस पर बैठने वाले अधिकारी नदारद हैं। उधर ऑफिस में सन्नाटा नजर आ रहा है, पूरा ऑफिस खाली है, कर्मचारियों के केबिन खाली पड़े हुए हैं। चूंकि हमने सभी दफ्तरों के लिए कहा है कि प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं उनका किसी का 9:30 बजे, किसी का 10 बजे का टाइम है। जो भी उस टाइम पर नहीं आ रहे तो हमने कहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आज मैं आरटीओ में आया हूँ, चूँकि यहाँ से कुछ शिकायतें हमको मिल रही थी कि समय इस पर लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो मैंने परिवहन सचिव आए, चीफ सेक्रेटरी दोनों को कहा है कि जो नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। टाइमिंग रही सब ठीक था, आगे तक अब जो लोग नहीं आए दफ्तर उनका रजिस्टर ले लिया है, उसकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वेतन मिलेगा। सुबह के 11 बजे तक भी आरटीओ दफ्तर में कुछ ही चुनिंदा लोग पहुंचे थे। एआरटीओ द्वारिका प्रसाद दफ्तर में जरूर मिले, कर्मचारियों के समय से ऑफिस न आने पर भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री ने कुछ ही रोज पहले साफ निर्देश दिए थे कि सभी कर्मचारी समय से दफ्तर पहुंचे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को सख्ती से लागू करवाया जाए, मगर मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद भी कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। जाहिर है सीएम के इस निरीक्षण से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने
पर हुई कार्रवाई पर उनकी सफाई सामने आई है। दिनेश पटोई ने कहा कि वो तो विकासनगर में शासकीय काम निपटाने के लिए गए थे, इसलिए आज ऑफिस भी नहीं पहुंच पाए थे। दिनेश पटोई का कहना है कि 1 बजे से विकासनगर में वाहनों की नीलामी होनी थी, जिस वजह से दून ऑफिस पहुंचने की बजाय सीधे विकासनगर के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि आरटीओ दफ्तर में कुल 29 कर्मचारी नियुक्त हैं। जिस समय पर सीएम दफ्तर पहुंचे तो 29 में से 21 कर्मचारियों की उपस्थिति की बात कही जा रही है। क्योंकि मैं उस समय विकासनगर ऑफिस में नीलामी के कार्य के लिए प्रस्थान कर चुका था, तो मैं मौके पे नहीं था। मैं प्रेमनगर के आसपास था और ऑफिस से जब मुझे सूचना मिली मैं तुरंत ऑफिस की तरफ गया हूँ। अपने जो सचिव हैं और अपने जो परिवहन आयुक्त हैं उनको मैं वस्तुस्थिति से अवगत करा चुका हूँ। जहाँ तक परिस्थिति की बात है तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे कार्यालय से कई कर्मचारियों की ड्यूटी इस समय चारधाम यात्रा में लगी हुई है। क्योंकि वो चारधाम यात्रा ड्यूटी कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति कार्यालय में संभव नहीं है। बाकी जो तथ्य सामने आएंगे, सीनियर ऑफिसर हमारे परिवहन आयुक्त महोदय और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी महोदय ऑफिस में थे, उन्होंने सारे रिकॉर्ड निकाल लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक दफ्तरों में मौजूद रहें। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दफ्तर में ही मौजूद रहना है। तो अधिकारियों को डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ दफ्तर में सीएम के औचक निरीक्षण के बाद पुलिस विभाग भी हरकत में आया है और ये निर्देश दिए गए हैं। हमने पुलिस मुख्यालय में भी सभी को निर्देशित किया, जितने अधिकारी हैं, जितना स्टाफ है, कि सभी को 10 से 6 बजे तक रहना मैंडेटरी है। यद्यपि मुख्यालय आपको बताइए देर रात तक काम करता है, 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है, किंतु 10 से 6 हमने मैंडेटरी किया हुआ है। लंच टाइम को छोड़ करके मैंडेटरीली 10 से 6 रहना। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा पर हो रहे हाउसफुल की। चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि यात्रा के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना महामारी के 2 साल बाद यात्रा शुरू हुई तो उत्तराखंड के 4 धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। आलम यह है कि 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण 31 मई तक फुल हो चुके हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इस वक्त चरम पर है। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां आने वाले हर एक श्रद्धालु को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत तो हो ही रही है। इसके साथ साथ अब यात्रियों को 4 धाम में दर्शन के लिए 31 मई तक इंतजार करना होगा। खासकर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 31 मई तक रजिस्ट्रेशन की बुकिंग फुल हो चुकी है और अब यात्री वेटिंग में इंतजार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान 4 धाम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजीकरण जरूरी है। यमुनोत्री धाम में 5000, गंगोत्री में 8000, केदारनाथ में 13000 और बद्रीनाथ धाम में 16000 यात्री प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यात्रियों से कहा गया है कि वो अपने पंजीकरण के हिसाब से ही यात्रा पर आए। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं है वो अभी अपनी यात्रा न करें और जो मेडिकली फिट नहीं है वो भी यात्रा न करें। बाकी हम सारी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जो व्यवस्था की है उसका सभी लोग उसमें सहयोग करें। यात्रा ठीक से चले इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। अगर आप 4 धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अब आपको जून महीने तक का इंतजार करना होगा। श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए पर्यटन विकास परिषद ने एक वेबसाइट तैयार की है जिस पर तमाम श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक तकरीबन 16 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हालांकि इस वेबसाइट का संचालन प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि तमाम लोगों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि जो यात्री 4 धाम में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य ही है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसका भी जानकारी पर्यटन विकास परिषद को लोगों को देनी होगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। 4 धाम यात्रा पर यात्रियों के उमड़ रहे हुजूम से सरकार भले ही खुश हो, मगर दुखद पहलू ये भी है कि यात्रा पर अब तक 44 यात्रियों की जान जा चुकी है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ चंपावत उपचुनाव पर है। सरकार अब भी चेत नहीं रही है
चुनाव को लेकर, चुनाव में हमारे मंत्रीगण, एमएलए बाई इलेक्शन में लगे हुए हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक हमारी यात्रा है, जो धार्मिक यात्रा है, चार धाम यात्रा में देश के ही नहीं विश्व से हमारे श्रद्धालु भक्त आते हैं, और लेकिन कुप्रबंधन की वजह से आज ये यात्रा में हमारे यात्रियों को, हमारे श्रद्धालु भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चार धाम यात्रा की बात हो, ये लोग कहीं पर भी जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। उस बात को हमारे कार्यकर्ता सब मिलजुल करके केजरीवाल जी की नीतियों को और जनमानस की जन सेवा के लिए जो हमारा है कि हम भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करेंगे, उसको लेकर के आगे। टिहरी के जंगलों में आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय से सटे जंगल आग की चपेट में है। जंगल धधक रहे हैं, मगर वन महकमा आग रोकने में नाकाम नजर आ रहा है। अब तक आग लगने की 17 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देखिए, तस्वीरें भी आपको टिहरी से दिखा रहे हैं किस तरीके से आग की वजह से जंगल धधक रहे हैं। तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी तक आग लगने की 17 जगह से घटनाएं इसी तरीके से सामने आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में बुधवार को 4 बड़े हादसे हुए। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर एक बोलेरो गाड़ी और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। ये सभी चार धाम यात्रा से लौट रहे थे। उधर बद्रीनाथ धाम के दर्शन से लौट रहे यात्रियों की गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई। पाताल गंगा के पास गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से गाड़ी पलट गई, जिससे कार सवार 2 लोगों को हल्की चोट आई है। देवप्रयाग के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ये दोनों युवक हरियाणा के रहने वाले थे। उधर नैनीताल में कार खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार महिलाएं घायल हो गई। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। यमकेश्वर विधानसभा में कैंप कर्मचारी की हत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। इसी को लेकर लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने लक्ष्मण झूला थाने का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। देखिए, ये आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्मचारी की जो हत्या का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, और इसी को लेकर कैसे थाने पर हंगामा लोगों की ओर से किया जा रहा है। रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों को लेकर डीएम हरिद्वार ने सख्ती दिखाई है। डीएम विनय शंकर पांडे का कहना है कि हरिद्वार में अभी सभी जगह सर्वे का काम किया जा रहा है। 30 मई तक सभी एसडीएम अवैध कब्जे चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। स्टाफ लिमिटेड है, एक साथ सारी जगह छापेमारी वाली कार्रवाई नहीं करनी है, परमानेंट सोल्यूशन करना है। सभी एसडीएम्स को 30 मई तक का समय दिया गया है। सब अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि कहां कहां अवैध कब्जे हैं। एक एक करके सारे कब्जे चिन्हित होंगे। आगे बढ़ते, रामनगर में बारिश और तूफान की वजह से लीची की फसल को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि आंधी की वजह से उनकी करीब 30% फसल खराब हो गई है। आपको बता दें, रामनगर की लीची अपने स्वाद के लिए जानी जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें, आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि अचानक से आंधी की खबरें सामने आ रही हैं और इस वजह से फसलों पर काफी नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियां आखिरी चरण में है। बिजली विभाग ने हेमकुंड साहिब में बिजली व्यवस्था बहाल कर दी है। यात्रा शुरू होने से पहले बिजली विभाग की कोशिश है कि यात्रा मार्ग भी जगमग हो जाए। इस बार यात्रा मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। हेमकुंड यात्रा के करीब 2 किलोमीटर पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। तो हेमकुंड यात्रा की तैयारियां अब की जा रही हैं। 19 मई से यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा, लेकिन जिस तरीके से हालात चारधाम यात्रा के दौरान बिगड़े हैं,
ऐसी स्थिति हेमकुंड यात्रा पर ना हो, इसके लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। लेकिन हेमकुंड यात्रा पर जाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अगर आप हेमकुंड यात्रा पर जाना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा।